हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा अच्छे हैं विज्ञान विषय की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 2 सजीव जगत में विविधता के समस्त अभ्यास प्रश्नों के उत्तर की। हमने आपके नवीनतम पाठ्यक्रम 2025-26 के अनुसार अध्याय 1 के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में बात करेंगे अध्याय नंबर 2 के अभ्यास के समस्त प्रश्नों की। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिया हुआ है कि यहाँ पर दो प्रकार के बीज दिए गए हैं। एक गेहूं का बीज है और दूसरा है आपके राजमा का बीज। आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं? आप इन दोनों पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं वो आपको बताना है। तो देखें, अगर मैं बात करूं सबसे पहले गेहूं की, तो गेहूं के अगर जड़ की प्रकार की बात करें तो गेहूं की जो जड़ें होती है वो कैसी होती है? रेशेदार होती है। इसमें मूसला जड़ नहीं होती है, बल्कि पतली और समान आकार की कई जड़ें एक साथ गुच्छे के रूप में निकलती है। आप सबने गेहूं की जड़ देखी होगी। गेहूं की जड़ें कैसी होती है? पतली होती है और समान आकार की कई जड़ें एक साथ एक गुच्छे के रूप में एक साथ निकलती है। वही बात करें राजमा की, तो राजमा की जड़ें मूसला जड़ के रूप में होती है। इसमें एक मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती है, जिससे छोटी छोटी साइड के अंदर दूसरी जड़ें निकलती है। फिर बात करें गेहूं की पत्ती का सिरा विन्यास, तो गेहूं की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। कैसा सिरा विन्यास पाया जाता है? समांतर सिरा विन्यास। इसमें सिराएं पत्ती के दोनों किनारों के समानांतर होती है। आप सबने गेहूं की पत्ती देखी होगी। फिर बात करें राजमा की पत्ती का सिरा विन्यास, तो राजमा की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। इसमें सिराएं पत्ती की मध्य सिरा से निकलकर जाल की तरफ बिछती है। ये दोनों के अंदर क्या हो गया? अंतर हो गया। चलिए इन दोनों के चित्र भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखें यहाँ पर चित्र, जो पहला चित्र आप सभी के सामने दिया हुआ है ये है गेहूं की पत्ती का। इसका चित्र है, ये गेहूं की पत्ती का चित्र है। दूसरा चित्र है, ये राजमा की पत्ती का चित्र है। राजमा की पत्ती का चित्र है। और ये देखो यहाँ पर सिरा विन्यास के बारे में दिया हुआ है। पहला जो सिरा विन्यास है वो जालिका रूपी सिरा विन्यास है। दूसरा है वो समांतर सिरा विन्यास है, जो किसमें पाया जाता है? जो गेहूं की पत्ती के अंदर पाया जाता है। इसमें पाया जाता है गेहूं की पत्ती के अंदर। और तीसरा है वो है समांतर सिरा विन्यास युक्त घास की पत्ती। तो जालिका रूपी जो सिरा विन्यास है वो किसमें पाया जाता है? राजमा की पत्ती में। और समांतर सिरा विन्यास किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है गेहूं की पत्ती में। और जालिका रूपी किसमें पाया जाता है? तो राजमा की पत्ती में। तो ये आपको थोड़ा अच्छे से याद रखना है। आगे देखें प्रश्न संख्या 2। नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आवास के आधार पर समूह बनाइए। चिन्हांकित खंड क के अंदर जलीय जंतुओं, खंड ख के अंदर स्थलीय जंतुओं के नाम लिखने हैं। क के अंदर किसके नाम लिखने हैं? क के अंदर आपको जलीय जंतुओं के नाम लिखने हैं। क के अंदर जलीय जंतुओं के। ख के अंदर आपको किसके लिखने हैं? स्थलीय जंतुओं के। ठीक है। और ग के अंदर आपको दोनों आवासों में, यानी कि जलीय और स्थलीय दोनों आवासों में रहने वाले जंतुओं के क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। कुछ नाम दिए हुए हैं जैसे घोड़ा, डॉल्फिन, मेंढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, व्हेल, केचुआ, कबूतर और कछुआ। देखो सबसे पहले बात करते हैं जलीय जानवर की जो पानी के अंदर रहते हैं। जलीय जानवर में जैसे डॉल्फिन मछली और व्हेल मछली, ये हमेशा पानी के अंदर ही रहते हैं। दूसरे हैं स्थलीय जानवर जो जमीन के ऊपर रहते हैं, जैसे घोड़ा, भेड़, गिलहरी, केचुआ और कबूतर। ये सब स्थल के ऊपर यानी जमीन के ऊपर रहने वाले जीव हैं। फिर ऐसे जीव जो पानी और स्थल दोनों के ऊपर रहते हैं, जो जल के अंदर भी रहते हैं और स्थल के अंदर भी रहते हैं, तो वो कौन से हैं? मेंढक, मगरमच्छ और कछुआ। ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं और स्थल यानी भूमि के ऊपर भी रह सकते हैं। तो ये आपको तीनों अलग अलग लिखने थे। खंड क के अंदर जलीय जानवर, ख के अंदर स्थलीय जानवर
और ग के अंदर जलीय और स्थलीय दोनों जीवों के नाम लिखने थे, जिन्हें हम उभयचर जीव भी कहते हैं। तीसरा है कि मनु की माँ की एक साग की वाटिका है, यानी किचन गार्डन है। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ खोद रही थी। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। एक मूली को सावधानी पूर्वक देखें और लिखें कि वह किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधे की पत्तियों में आपको किस प्रकार का सिरा विन्यास दिखाई देगा, वो भी आपको बताना है। देखो यहाँ पर ये किसका चित्र है, ये मूली का चित्र है। और ये क्या है, ये आपको एक पत्ती दिख रही है जो बिल्कुल मूली के जैसी ही है ना। तो चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। अगर मैं बात करूं मूली की, तो मूली एक प्रकार की जड़ है जिसे टैप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे टैप रूट के नाम से जाना जाता है। टैप रूट मोटी होती है और प्राथमिक जड़ें होती है जो शंकु के आकार के अलावा मिट्टी में गहराई तक क्या होती है, बढ़ती है। इनका आकार कैसा होता है? शंकु के आकार का होता है और वो मिट्टी के अंदर बहुत ही गहराई तक जाती है। फिर बात करें पत्तियों के सिरा विन्यास की, तो मूली के पत्तियों की जो पौधे की पत्तियां होती है वो जालीदार सिरा विन्यास प्रदर्शित करती है। कैसा? जालीदार, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिख रहा है, जो द्विबीजपत्री पौधों की खासियत होती है। और इस सिरा विन्यास पैटर्न में एक प्रमुख केंद्रीय सिरा होती है। देखो एक ये प्रमुख केंद्रीय सिरा है ना, जिसमें छोटी छोटी शाखाएं बनती है। यहाँ पर देखो ये छोटी छोटी शाखाएं बन रही है ना, और जो क्या बनाती है, जो एक नेटवर्क बनाती है, यानी शाखाओं का एक जाल बनाती है। ठीक, आगे बढ़े हम। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी को देखें। पहला चित्र ये पर्वतीय बकरी का है, दूसरा है वो मैदानों के अंदर पाई जाने वाली बकरी का है। दोनों के बीच समानता और अंतर बताना है। साथ ही यह भी बताए कि इन अंतरों के क्या कारण है, अंतरों के कारण क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं समानता की। तो दोनों ही बकरियां हैं और दोनों ही एक ही परिवार से आती है। फिर दोनों ही बकरियां कैसी है? शाकाहारी है, यानी ये जड़, तना, पत्तियां आदि सहित क्या करती है? पेड़ पौधों को खाती है, यानी दोनों ही शाकाहारी जीव है। फिर बात करें अंतर की। देखो एक तरफ हमने लिखा है पर्वतीय बकरी, दूसरी भाग में हमने लिखा है मैदानी बकरी। दोनों के अंदर अंतर की बात करूं तो पहला बिंदु है कि जो पर्वतीय बकरी है वो ठंडे पहाड़ी तापमान से बचाने के लिए मोटा और लंबा फर होता है। पर्वतीय बकरों जो बकरियां होती है उनके शरीर पर ठंडे पहाड़ी तापमान से अपने आप को बचाने के लिए उनके शरीर पर मोटा और लंबा फर होता है। वही मैदानी बकरियां गर्म जलवायु के लिए इनके ऊपर उपयुक्त छोटे फर होते हैं। दूसरा अंतर, जो पर्वतीय बकरी है वो बहुत ही मजबूत, मांसल, चट्टानी इलाकों पर चढ़ने के लिए अनुकूलित होती है। वही मैदानी बकरी समतल, खुले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त दुबला शरीर इनका होता है। फिर पथरीली सतहों पर बेहतर पकड़ के लिए खुरदरी बनावट वाले विशेष खुर होते हैं इन पर्वतीय बकरियों के अंदर। वही मैदानी बकरियों के अंदर खुर समतल घास वाली भूमि पर चलने के लिए अधिक क्या होते हैं? उपयुक्त होते हैं। तो दोनों के अंदर अंतर हो गया कि पर्वतीय बकरियों की जो त्वचा है वो मोटी होती है और इनके शरीर के ऊपर लंबे फर यानी मोटे मोटे बाल होते हैं। मैदानी बकरियां, इनके जो फर हैं वो क्या होते हैं? इनके फर छोटे छोटे होते हैं और त्वचा थोड़ी उनकी तुलना में पतली होती है। फिर पर्वतीय बकरियां बहुत ज़्यादा मजबूत, मांसल और चट्टानी इलाकों पर चढ़ने के अनुकूल होती है। वही मैदानी बकरियां समतल और खुले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। फिर पर्वतीय बकरियों की बात करें तो इनमें पथरीली सड़कों पर या पथरीली सतहों पर बेहतर पकड़ के लिए इनके जो खुर होते हैं वो एक विशेष बनावट के अंदर बने होते हैं। वही मैदानी बकरियों के जो खुर है वो समतल घास वाली भूमि पर चलने के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं। पांचवा है, पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के आधार पर विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के दो समूह बताओ। प्रश्न क्या कह रहा है कि पाठ में जिन विशेषताओं की चर्चा की गई है उनके अलावा किसी अन्य विशेषता के आधार पर इन जंतुओं के दो समूह बनाने हैं। गाय, तिलचट्टा, कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टिड्डा और छिपकली। तो देखें इनके जैसे दो अन्य ग्रुप किसके आधार पर बना सकते हैं? उड़ने वाले जानवर। कौन है? कबूतर, चमगादड़, कॉकरोच और टिड्डा, ये उड़ने वाले जानवर हैं। दूसरा हो गया न उड़ने वाले जानवर, गाय, कछुआ, व्हेल, मछली और छिपकली,
ये क्या है, ये आपके न उड़ने वाले जानवर है। इस तरह हमने इनको दो कैटेगरी के अंदर बांटा है। छठा है जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्य द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है? आपके विचार से हम इस चुनौती का निदान यानी इस चुनौती का समाधान कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमारे आसपास जो जनसंख्या बढ़ रही है और मनुष्यों के द्वारा अपने जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो वनों की कटाई की जा रही है, उनका प्रभाव क्या है? प्रभाव पहला है वनों की कटाई का, वो है जैव विविधता का नुकसान हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, मृदा अपरदन की समस्या हो रही है, हमारे जल चक्र में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और वायु की गुणवत्ता में कमी हो रही है। ये सब वनों की कटाई के क्या है, प्रभाव है, या कह सकते हैं दुष्परिणाम है। अब इन चुनौतियों का हम समाधान कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले संरक्षित क्षेत्र का निर्माण करके मौजूदा वनों की सुरक्षा के लिए अधिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य ज्यादा से ज्यादा स्थापित करें ताकि इन पेड़ पौधों को अच्छे से संरक्षित किया जा सके। फिर सामुदायिक भागीदारी, वन संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना और हमें अपने आसपास अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना है। दूसरा तरीका क्या है कि वनों को बचाने का जो प्रयास है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय समुदाय हैं, उनकी भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित करना, साथ ही साथ अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। अगला है जो समाधान है वो है अवैध कटाई और वनों की कटाई को रोकने वाले कानूनों को लागू करना और उनका कड़ाई से क्या करना, पालन करना। अवैध कटाई और वनों की कटाई से संबंधित जो कानून है उन कानून को अच्छे से लागू करना और उनकी कड़ाई से क्या करना, पालना करवाना। ये कुछ तरीके हैं जिनसे इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 7। फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें। इसमें क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? देखो क और ख के, क के अंदर क्या है, पौधे और उनमें पत्तियां भी होनी चाहिए और इनमें जालिका रूपी सिरा विन्यास होना चाहिए, वो क ग्रुप में आएंगे। देखो क ग्रुप में कौन कौन से आएंगे, वे पौधे जिनकी पत्तियों में जालीदार सिरा विन्यास पाया जाता है, जिसमें आम, गुड़हल, गुलाब, चना और सरसों, ये किस में आएंगे, क ग्रुप में आएंगे। फिर बात करें ख की, पौधा है, पत्तियां भी है, लेकिन उनमें जालिका रूपी सिरा विन्यास नहीं है, वो कौन से ग्रुप में आएंगे, ख ग्रुप में। तो देखो ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों में जालीदार सिरा विन्यास नहीं होता है, यानी समानांतर सिरा विन्यास होता है, वो कौन है, गेहूं, मक्का और घास। ठीक है, ये पौधे हैं, इनमें पत्तियां भी होती है लेकिन इनमें जालिका रूपी सिरा विन्यास न होके कौन सा सिरा विन्यास पाया जाता है, समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, जैसे गेहूं, मक्का और घास। 8वां है, राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है कि गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। क्या है, गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है? राज है वो अपने मित्र संजय से क्या करता है, तर्क करता है कि गुड़हल का पौधा क्या है, एक झाड़ी है। अब संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन कौन से प्रश्न है वो राज से पूछ सकता है। जैसे पहला प्रश्न, इसके तने की प्रकृति कैसी होती है। दूसरा प्रश्न, गुड़हल के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है। और तीसरा प्रश्न कर सकता है कि क्या गुड़हल के पौधे का तना लकड़ीदार होता है अथवा नहीं होता। इन 3 प्रश्नों के माध्यम से ये जाना जा सकता है कि गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है अथवा नहीं है। 9वां है, तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए। जैसे बीज का प्रकार द्विबीजपत्री है और जड़ कैसी है, मूसला जड़ है, तो इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण होगा गुलाब, आम, मूली, गाजर और गुड़हल। ये द्विबीजपत्री है और इनकी जड़ें कैसी होती है, मूसला जड़ होती है। फिर एक बीजपत्री पादप और जड़ कैसी होती है, जकड़ा जड़। उसके उदाहरण क्या है, घास, गेहूं, प्याज, मक्का और चावल। ये एक बीजपत्री पादप है और इनकी जो जड़ है वो कैसी होती है, जकड़ा जड़। अब पहला प्रश्न है कि समूह क के पौधों में और क्या समानता है। दूसरा प्रश्न है समूह ख के पौधों में और क्या समानता है। देखो यहां पर पहले बात करते हैं समूह क के पौधों की समानता। तो समूह क के जो पौधे हमने डिस्कस किए थे वो द्विबीजपत्री थे और द्विबीजपत्री के पौधों में आमतौर पर जालीदार सिरा विन्यास वाली पत्तियां पाई जाती है। कौन से सिरा विन्यास वाली, जालीदार सिरा विन्यास वाली पत्तियां इनमें मौजूद होती है। बात करें ख की,
तो ख के अंदर एक बीजपत्री पौधे थे, तो इन पौधों में आमतौर पर समानांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियां क्या होती है, मौजूद होती है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि द्विबीजपत्री पौधों के अंदर जालीदार सिरा विन्यास वाली पत्तियां पाई जाती है और एक बीजपत्री पादपों के अंदर समानांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियां पाई जाती है। प्रश्न संख्या देखो, यहां पर अलग अलग चित्र दिए हुए हैं। पहला चित्र है जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त गुड़हल की पत्ती। इसमें कौन सा सिरा विन्यास है, जालिका युक्त। दूसरे के अंदर समानांतर सिरा विन्यास युक्त केले की पत्ती है और तीसरे में समांतर सिरा विन्यास युक्त घास की क्या है, पत्ती है। तो ये तीनों अलग अलग चित्र है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 10 की। नीचे दिए गए चित्रों में बतख के नामांकित भाग को देखें। यहाँ पर कौन सा भाग है, झिल्ली युक्त पंजे। और बतख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है। बतख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि करने में सक्षम होगी। देखो, यहाँ पर ये कबूतर के पंजे हैं और ये बतख के पंजे हैं। दोनों के अंदर आपको कुछ अंतर दिख रहा होगा। अब ये अंतर क्या है और इसका बतख के लिए फायदा क्या है। तो देखें, यहाँ पर पैरों में अंतर की बात करूं तो बतख के पैर कैसे होते हैं, जालीदार होते हैं या जालदार होते हैं। कबूतर के पैर जालदार नहीं होते, उनके पैर पक्षियों जैसे होते हैं जिनमें अलग अलग क्या होते हैं, जिसमें अलग अलग पंजे होते हैं। अब बात करूं जालदार पैरों के साथ बतख कौन कौन सी गतिविधियां कर सकती है। पहला, तैराकी। जालदार पैर बतख को पानी के अंदर कुशलता पूर्वक तैरने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। दूसरा, कीचड़ या गीली सतहों पर चलना। जालदार पैर बत्तख को स्थिरता प्रदान करते हैं और उसे डूबने से बचाते हैं। मतलब बत्तख है वो कीचड़ या गीली सतहों पर आसानी से चल सकती है। तीसरा फायदा है, बत्तख के जालदार पैर विशेष रूप से तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं, जिससे वह पानी के अंदर आसानी से चल भी सकती है और पानी के अंदर आसानी से गमन बहुत तेज गति से कर सकती है। ठीक, तो यह हो गया अंतर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने अध्याय नंबर 2 सजीवों में विविधता के जितने भी अभ्यास के प्रश्न दिए गए थे उन सभी के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।